छत्तीसगढ़ में मराठा भोसले वंश, इससे पहले हमने कौन से टॉपिक को पढ़ा था? हमने कलचुरी राजवंश को हमने क्या किया था? कंप्लीट किया था। देखिए भाई, जहाँ पर हमने कलचुरी राज को समाप्त किया था वहीं से हम लोग क्या करते हैं? शुरू करते हैं। ठीक है, वहीं से हम लोग क्या करते हैं? शुरू करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में मराठा वंश को टोटल जो है शासन कालक्रम के हिसाब से 5 भागों में इसको बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। देखिए, सबसे पहला जो शासन कालक्रम आता है मराठा में वो है अप्रत्यक्ष शासन। कौन सा शासन? अप्रत्यक्ष शासन। अप्रत्यक्ष शासन के बाद फिर इसके बाद आता है प्रत्यक्ष शासन, मराठा का प्रत्यक्ष शासन। प्रत्यक्ष मराठा शासन के बाद इसके बाद आया सूबा शासन व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? सूबा शासन व्यवस्था गया। फिर इसके बाद सूबा शासन व्यवस्था के बाद ब्रिटिश अधीन मराठा शासन। ब्रिटिश अधीन मराठा शासन, यानी कि सूबा शासन के जाने के बाद ब्रिटिश का क्या हो गया? शासन अधिकार यहाँ पर बन गया। फिर ब्रिटिश अधीन मराठा शासन के पश्चात फिर प्राप्त हुआ पुनः मराठा शासन। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? शासन का जो है कालक्रम जो है उसको याद करेंगे और थोड़ा समझते हैं। देखो, अप्रत्यक्ष मराठा शासन का मतलब क्या था? ऐसा मराठा शासन जिसमें जो भोसले वंश के जो शासन होते थे, उस समय का राजा कौन था? रघुजी भोसले। रघुजी भोसले जो था वो क्या करता था कि वो उनका कोई भी वंशज या स्वयं शासन नहीं किया। हमने कलचुरी राजवंश में हमने क्या पढ़ा था लास्ट समाप्ति के समय में कि भास्कर पंत 1741 में आया और छत्तीसगढ़ को क्या किया? अपने अधिकार में किया। अधिकार में करने के बाद तुरंत वहाँ का कोई राजा जो था वो इस क्षेत्र पर आया क्या? नहीं आया। उन्होंने कलचुरी राजवंश के राजाओं को, रायपुर शाखा का राजा या फिर रतनपुर की शाखा के राजा, इन दोनों राजाओं के शाखा को क्या किया? प्रतिनिधि के तौर पर शासन करवाया कि भाई तुम अभी शासन अभी कर सकते हो। कब तक शासन कर सकते हो? जब तक कि भोसले वंश के राजा खुद या उनके पुत्र संतान ना आ जाए तब तक आपका। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष शासन। अप्रत्यक्ष शासन, अप्रत्यक्ष शासन का कालक्रम जो था 1741 से 1757 तक छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष शासन था। वही अगर हम प्रत्यक्ष शासन की बात करें तो 1758 से लेकर 1787 तक छत्तीसगढ़ में आपका मराठाओं का क्या था? शासन था। प्रत्यक्ष मतलब कि राजा का वंशज स्वयं छत्तीसगढ़ में आकर रहकर क्या करेगा? शासन को, राजपाट को क्या करेगा? संभालेगा। फिर उसके बाद आया सूबा शासन व्यवस्था। 1787 से लेकर 1818 तक, 1787 से लेकर 1818 तक छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था चलाया गया था। देखिए भाई, सूबा शासन व्यवस्था क्या था कि जो राजा प्रतिनिधि के तौर पर या अपना अधिकारी, मुख्य अधिकारी के तौर पर अपना कोई प्रतिनिधि के तौर पर छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति को भेजता था और भेज कर क्या करता था? शासन, राजपाट को वो संभालता था। तो ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ा, इसके आगे हम समझेंगे। फिर आया ब्रिटिश अधीन मराठा शासन। ब्रिटिश अधीन 1818 से लेकर 1830 तक जो था ब्रिटिश अधीन मराठा शासन था। अब पूना मराठा शासन की बात करें, अगर पूना मराठा शासन की बात करें तो ये आपका 1830 से 1854 तक, 1830 से लेकर 1854 तक पूना मराठा शासन छत्तीसगढ़ में रहा है। देख लो और क्रम याद कर लो, फिर इसकी पूरी कहानी में हम जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद करो भाई, कितना कौन कौन सा क्रम है कहानी में, हम समझते हैं क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। देखिए, ये आपका छत्तीसगढ़,
तो कलचुरी राजवंश में उस समय में हम चलते हैं क्या क्या हुआ था। देखिए कहानी था 1700, जो कहानी जो आपका है कौन सा आपका 1741 के समय की कहानी है। 1741 में आपका ये आपका महाराष्ट्र हो गया, मराठा का क्षेत्र का कौन था आपका नागपुर मेन प्रमुख क्या थी, राजधानी था उनका। नागपुर का राजा था उस समय में रघुजी भोसले प्रथम क्या थे, राजा थे। और उनका जो सेनापति जिनका नाम क्या था, भास्कर पंत। देखिए भाई कहानी में क्या होता है कि यहाँ पर ये रतनपुर और ये शाखा आपका कौन सा हो गया, रायपुर। और यहाँ से जो शिवनाथ नदी के मध्य से आपका रतनपुर शाखा और नीचे में आपका रायपुर शाखा था। हुआ क्या था कि भास्कर पंत वास्तविक तौर पर वो जो था बंगाल, अभी वर्तमान में उड़ीसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस समय में क्या था बंगाल में अलीवर्दी खां कौन था आपका, अलीवर्दी खां क्या करता था, शासन करता था। इसी को सबक सिखाने के लिए ये अलीवर्दी खां जो बंगाल का नवाब जो था वो क्या करता था, कर टकोली जो है वो देता नहीं था वो, और बहुत सारा पिछला बकाया था, मना कर दिया। तो भास्कर पंत जो था, रघुजी भोसले ने बोला भास्कर पंत को, अपने सेनापति को जाइए और अलीवर्दी खां को क्या कीजिए, सबक सिखाइए, ये बोला गया। अब नागपुर का रास्ता आप देखोगे रायपुर होके जाता है, रायपुर आपका नेशनल हाईवे 131 ये वाला रास्ता। अब उनको जाना था कहाँ, उड़ीसा, मतलब उस समय की बात बोला जाता है बंगाल जाना था। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि जो रघुनाथ सिंह जो कि कहाँ, रतनपुर की शाखा का राजा था, उस समय में मोहन सिंह ने क्या किया, षड्यंत्र किया। मोहन सिंह ने किसको, रघुजी भोसले को बोला कि भाई आप यदि अगर आप जा रहे हो अलीवर्दी खां को हराने जा रहे हो तो एक काम कीजिए ना कि आप रायपुर के और रतनपुर के जो कलचुरी राजवंश के राजाओं को क्या करिए, पराजित किए। अभी ये कमजोर स्थिति में है। ये मोहन सिंह क्यों कह रहा है, उनका कहने का मतलब ये है कि अगर रतनपुर अगर उनका अधिकार से चला गया तो किसको मिलेगा राजपाट, मोहन सिंह को मिलेगा, जो आगे चलकर मोहन सिंह को राजपाट मिला। मतलब गद्दारी का काम किसने किया है, मोहन सिंह ने किया था। तो भास्कर पंत सबसे पहले कहाँ जाता है, रायपुर जाएगा। रायपुर जाने के बाद वहाँ का राजा कौन था, वहाँ का राजा रायपुर का था अमर सिंह देव। अब अमर सिंह देव जो था उसने तो पहले से आत्मसमर्पण कर दिया। इतनी सारी सेना को देखने के बाद उन्होंने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया कि भैया मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर इसके बाद भास्कर पंत ने क्या किया, उनको तीन क्षेत्र यानी कि रायपुर परगना, रायपुर हो गया, आपका राजिम हो गया और हो गया पाटन, 3 परगना जो है किसको दिया गया, अमर सिंह देव को दिया गया कि भैया तुम जब तक यहाँ पर हो तब तक अभी 3 परगने में क्या करना है, शासन करना है। जब तक हमारे राजा या उनके पुत्र जो नहीं आ जाते हैं तब तक तुमको शासन करना है। ये सब पूरा कहानी कब चल रहा है, 1741 में ये पूरा चल रहा है। फिर उसके बाद अमर सिंह देव को आत्मसमर्पण करने के बाद कहाँ निकल गए, रतनपुर के निकल गए। रतनपुर निकलने के बाद वहाँ का राजा कौन था, बुजुर्ग व्यक्ति का 60-65 वर्ष की आयु का रघुनाथ सिंह की 3 या 4 पत्नियां थी उस समय में। अब रघुनाथ सिंह का वैसे भी संतान था नहीं, बिल्कुल संतान नहीं था, वैसे भी डिप्रेशन में था, टेंशन में चल रहा था। तो उस समय में भास्कर पंत ने 1741 में रतनपुर के किला पर क्या किया, अटैक किया, गोलाबारी अटैक किया। अब यहाँ पर अटैक करने के बाद उनका जो रतनपुर का किला उड़ा दिया गया पहले से। फिर उसके बाद रघुनाथ सिंह की पत्नियों ने क्या किया, सफ़ेद ध्वज झंडा फहराया। सफ़ेद झंडा का मतलब क्या हो गया, जो शांति का प्रतीक होता है। आत्मसमर्पण, वो क्या कर रहे हैं, हम आत्मसमर्पण करते हैं। और यहाँ से रघुनाथ सिंह ने भी क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। और पूरा राजपाट जो है किस में चला गया, मराठाओं में चला गया। अब 1741 में भास्कर पंत एक्चुअल में कहाँ, उनको कहाँ जाना था, उड़ीसा जाना था। उस समय बंगाल बनेंगे, अभी उड़ीसा जाना था। तो यहाँ पर भास्कर पंत ने क्या किया, 1741 में रतनपुर में और रायपुर के लिए, पूरा छत्तीसगढ़ के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया, अपना व्यक्ति नियुक्त किया गया, जिनका नाम था कल्याण गिरी गोसाई।
कल्याण गिरी गोसाई को अपना क्या बनाया, प्रतिनिधि बनाया। क्या प्रतिनिधि बनाया कि जब तक जो राजा जैसे कि रघुनाथ सिंह है शासन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका ऊपर कौन है, कल्याण गिरी गोसाई, तुम्हारे कहने पर ही चलेगा, ठीक है। तो कल्याण गिरी गोसाई को छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि बना दिया गया। रायपुर के राजा रघुनाथ सिंह को बोला गया जब तक हमारे राजा नहीं आते हैं तब तक तुम क्या कर सकते हो, राजपाट शासन को संभाल सकते हो। अमर सिंह को भी वही बोला पूरा का पूरा। और ये कब से कब तक शासन किया इन्होंने, 1741 से 1757 तक। तो रतनपुर पर शासन करने वाले 2 राजा हुए, रघुनाथ सिंह अप्रत्यक्ष, उसके बाद कौन आपका मोहन सिंह जो कलचुनी राजवंश में पढ़ चुके हैं, और वही रायपुर में अमर सिंह देव, फिर उसके बाद कौन आपका शिवराज सिंह देव ने क्या किया, शासन किया। ये 1741 से 1757 तक की कहानी आपका। ये समझ में आया पूरा का पूरा, मैं बना लूँ अगर समझना है थोड़ा और, ठीक है। फिर उसके बाद हम किस में जाएंगे, प्रत्यक्ष शासन में। किस में है, स्वयं का शासन, जो प्रत्यक्ष जो शासन है उसमें जाएंगे। चलो नहीं लिखना इसको, लिखना लिख सकते हो भाई। रायपुर रतनपुर में कौन, रघुनाथ सिंह, और रायपुर में अमर सिंह उसका पुत्र। छत्तीसगढ़ में जो है प्रत्यक्ष शासन शुरू होता है। देखो प्रत्यक्ष शासन से पहले हमको ना यार पूरा वंशावली समझना पड़ेगा, पूरा इसका ना कहानी जो है हमको इसका पूरा समझना पड़ेगा। देखिए भाई वंशावली में क्या क्या होता है, प्रत्यक्ष शासन में सूबा शासन क्यों आया, ब्रिटिश अधीन क्यों आया, पूरा इसको समझते हैं, पूरा कहानी क्रम बाय क्रम। वंशावली के तहत देखो भाई, आपका नागपुर के प्रशासन क्षेत्र का राजा था रघुजी भोसले। रघुजी भोसले, यहाँ पर प्रथम शब्द का इस्तेमाल करूंगा। रघुजी भोसले प्रथम जो था, इसका निधन हो गया 14 फरवरी 1755 को। इनका क्या हो गया, निधन हो गया 14 फरवरी, यानी कि वैलेंटाइन डे। उस समय में नहीं मनाया जाता था, अभी लोग मनाते हैं, तो याद रखना वैलेंटाइन डे के दिन उनका निधन हुआ। रघुजी भोसले के कुल कितना पुत्र हुआ, 4 पुत्र हुआ। जानोजी, सबाजी, मुधोजी और बिंबाजी भोसले। ये टोटल जो थे कितने पुत्र हुए, 4 पुत्र हुए। अब यहाँ पर कहानी में हम समझते हैं कि जैसे कि ये आपका हो गया महाराष्ट्र कुछ ऐसा दिखता है आपका, ये आपका, और थोड़ा और इधर कर लेता हूँ ये, और ये आपका कौन है, आपका ये छत्तीसगढ़। ऐसा छत्तीसगढ़ आपका है, ऐसा कुछ बना छत्तीसगढ़। देखिए भाई, जानो जी बड़ा पुत्र था। रघुजी भोसले के निधन होने के बाद उनको मेन प्रशासन क्षेत्र दिया गया। मेन प्रशासन कौन था, नागपुर। तो नागपुर का जो क्षेत्र है, ये नागपुर का क्षेत्र किसको दे दिया गया, जानो जी को दे दिया। दूसरा पुत्र सबाजी को दे दिया गया चांदा। ये वाला हिस्सा जो देख रहे हो, ये है चांदा जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किसको दे दिया गया, सबाजी को दे। जानो जी को क्या दिया गया, नागपुर क्षेत्र। सबाजी को क्या दे दिया गया, चांदा। बरार उसको दिया जाए, किसको, मुधो जी को। मुधो जी के दे दिया कौन सा आपका, बरार क्षेत्र। ये सब अभी महाराष्ट्र में वर्तमान में स्थित है, ठीक है। और जो जंगल झाड़ी वाला एरिया, आदिवासी जो क्षेत्र जो है, किसको दे दिया गया, बिंबाजी भोसले को दे दिया गया। देखो बिंबाजी भोसले जो था शुरुआत में बहुत नाराज था, इसके लिए बहुत नाराज था। 4 फरवरी 1757 को जब छत्तीसगढ़ में किनका आगमन हुआ, बिंबाजी भोसले का आगमन हुआ। तो बिंबाजी भोसले जब छत्तीसगढ़ में रहते थे तो वे क्या करते थे, महाराष्ट्र में होता है छत्रपति और पेशवा। छत्रपति राजा, पेशवा प्रधानमंत्री। उसके समय में पेशवा क्या था, वास्तविक शक्तिशाली हो चुके थे। तो यहाँ पर बिंबाजी भोसले क्या करते थे, वो चिट्ठी पत्रिका लिखते थे, किसको, पेशवाओं को। और वो कहते थे कि आप लोगों ने मुझे धर्म संकट में फंसा दिया है, आप लोगों ने मुझे ऐसा क्षेत्र दिया है जहाँ पर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो चाहता था कि नागपुर में रहकर क्या करूँ, कीर्तिपूर्वक, सम्मानजनक कीर्तिपूर्वक काम करूँ, लेकिन मेरे पास कोई भी आप लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा है। अब मुझे क्या करना है, भगवान राम के स्थल यानी कि दंडकारण्य और आपका कौन, दक्षिण कोसल में
मुझे रहना पड़ेगा, यही मेरा भाग्य, यही मेरी किस्मत है। तो बिंबाजी भोसले ने अपने भाग्य को एक्सेप्ट किया और कहाँ आ गए? छत्तीसगढ़ वे आ गए। कौन सी डेट में आया? 4 फरवरी 1757 को वो कहाँ है? रतनपुर उनका आगमन हुआ। अब यहाँ से थोड़ा कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बिंबाजी भोसले आए 1757 से 1758 के बीच में थोड़ा राजनीतिक उथल पुथल चला भाई। कहाँ? आपका मराठाओं में, और ये सब उथल पुथल चला। तो यहाँ पर हुआ क्या कि 1758 से लेकर 1787 तक प्रत्यक्ष शासन था। बिंबाजी भोसले ने, देखो भाई, बिंबाजी भोसले ने 1758 से लेकर 1787 तक उन्होंने क्या किया? शासन किया बिंबाजी भोसले ने प्रत्यक्ष तौर पर। बिंबाजी भोसले का 3 पत्नियां थी, आनंदीबाई, उमाबाई, रमाबाई। खैर, बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ रहकर शासन किया और बहुत अच्छे तरीके से शासन किया। अभी इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। बिंबाजी भोसले का कोई संतान नहीं हुआ, कोई भी संतान नहीं हुआ। तब यहाँ पर बिंबाजी भोसले ने क्या किया? उन्होंने क्या किया? मुधो जी के पुत्र का क्या किया? अपना दत्तक पुत्र माना गया। दत्तक पुत्र यानी कि उन्होंने क्या किया? गोद लिया। तो 3 पुत्र थे मुधो जी के। एक तो आपका रघु जी दूती, दूसरा चिम्मन जी, और तीसरा होता था यंको जी। तो यहाँ थोड़ा कहानी समझते हैं। रघु जी दूती जो था बड़ा पुत्र, चिम्मन जी सेकेंड, और यंको जी भोसले तीसरा पुत्र था। बिंबाजी भोसले और आनंदीबाई ने किसको गोद लिया? चिम्मन जी को गोद लिया। चिम्मन जी का शासन काल क्रम था 1787 से 88 के बीच में। मतलब कि इस व्यक्ति ने मात्र 1 वर्ष तक क्या किया? शासन किया। और शासन 1 वर्ष इस वजह से किया क्योंकि अच्छा खासा जिंदगी जी रहा था, शासन चला रहा था, छत्तीसगढ़ में रहकर शासन कर रहा था। ये इसका बड़ा भाई कौन? रघु जी दूती ने मरवा दिया। राजपाट शासन के लिए किसको मरवा दिया गया? चिम्मन जी को मरवा दिया गया। अब चिम्मन जी के मरने के बाद रघु जी भोसले जो दूती है उस पर क्या लगा? आरोप लगा कि तुमने अपने भाई को मरवाया है। तब पेशवाओं का क्या हुआ? उस समय में नारायण राव पेशवा थे। उस समय में पेशवाओं ने क्या किया? हस्तक्षेप किया कि रघु जी दूती का हम राजपाट दे पाएंगे क्या? अभी नहीं दे पाएंगे। जब तक आरोप क्लियर नहीं होता तब तक तो राजपाट तो देने वाले नहीं है। किसको? रघु जी दूती को। तो भाई राजपाट किसको मिला? राजपाट मिल गया यंको जी भोसले को। तो यंको जी भोसले ने शासन किया 1788 से लेकर 1811 तक। यंको जी भोसले ने क्या किया? शासन किया। अब यंको जी भोसले जो था इसको छत्तीसगढ़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था भाई शासन करने का, तनिक भी इंटरेस्ट नहीं था। सोच लो, हाँ, उस व्यक्ति का छत्तीसगढ़ में केवल और केवल 3 बार आगमन हुआ है। कैसा आगमन? आया गया, ऐसा वाला सिस्टम हुआ है यहाँ पर। अब यंको जी भोसले ने क्या सोचा? यार मैं छत्तीसगढ़ में तो रहना नहीं है, तो कैसे शासन संभालूं? तो उसने क्या किया? अपना एक व्यक्ति, अधिकारी क्या किया? नियुक्त किया गया, जिसको क्या बोला गया? सूबेदार बोला गया। सूबेदार के सिस्टम ऐसा होता था कि जो ज़्यादा पैसा देगा, छत्तीसगढ़ में जो ज़्यादा राजस्व वसूली कर लेगा वही क्या बनेगा? और सूबेदार को ठेकेदारी व्यवस्था प्रथा भी कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि जो ज़्यादा लगाने वाला हो गया ना, नीलामी वाला हो गया, कि जो ज़्यादा ठेका में जो दे सकता है पैसा, उसी को क्या कर दिया जाता था? सूबेदार बना दिया जाता था। तो बिंबाजी भोसले तक शासन अच्छा था छत्तीसगढ़ में। इसके बाद तो पूरा लूटपाट शुरू हो गया भाई छत्तीसगढ़ में, भ्रष्टाचार, बहुत सारे केसेस यहाँ पर बढ़ते चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि सूबेदारी व्यवस्था का जन्मदाता कौन हो गया? सूबेदारी व्यवस्था का जन्मदाता हो गया, जनक हो गया कौन? यंको जी भोसले। तो यंको जी भोसले ने क्या किया? सूबेदार की व्यवस्था के माध्यम से शासन को संभाला। अब रघु जी दूती जो था, इसने अपने मंझले, अपने बीच वाले भाई को, छोटा भाई को क्या मरवाया? अब इस व्यक्ति ने अपने ही भाई को, यंको जी भोसले को, बनारस की यात्रा में घूमने गया था, इसको जहर देके मरवा दिया। देख रहे हो क्या लेवल का व्यक्ति है ना, क्या लेवल का व्यक्ति है। इसने अपने छोटे भाई को भी मरवा दिया राजपाट शासन के लिए, तब भी उसको राजपाट शासन नहीं मिला।
यहाँ से आगे की जो कहानी जो हम समझते हैं, देखो भाई, अब यंकोजी भोसले के निधन होने के बाद 1811 में निधन होने के बाद रघुजी द्वितीय का संतान था परसोजी भोसले। अब रघुजी द्वितीय के जाने के बाद परसोजी भोसले छत्तीसगढ़ का क्या बना, राजा बना। ये बना 1811 से लेकर 1816 तक। यहाँ का थोड़ा कहानी आपको समझना है भाई। देखो, परसोजी भोसले क्या था, दिव्यांग था, अपंग था, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। रघुजी भोसले दिव्यांग था। अब सोचो यार, कितना अपमान की बात है, कितना अपमान की बात है कि नागपुर के पेशवा या फिर वहाँ की जो शासन प्रशासन संभाल रही है, वो एक अपंग व्यक्ति को छत्तीसगढ़ का क्या बना रहा है, राजा बना रहे हैं। मतलब कि उस समय का सोचो, छत्तीसगढ़ में कोई वैल्यू नहीं है, मराठाओं का छत्तीसगढ़ के कोई वैल्यू नहीं, आदिवासी क्षेत्र है, ये सब उनका मानना है। अगर वैल्यू रहता तो क्या उसको कोई परसोजी को बनाया जाता, क्या नहीं बनाया जाता। खैर, अब यहाँ पर परसोजी भोसले को 1811 से 1816 तक शासन किया। अब यहाँ पर मेन कहानी आता है रघुजी द्वितीय का चचेरा भाई अप्पा साहब। कौन सा आपका, अप्पा साहब। देखिए भाई, अप्पा साहब जो था रघुजी द्वितीय के करीब थे। रघुजी द्वितीय ने बोला, देखो भाई, मेरा बेटा तो शासन तो संभाल नहीं सकता, ठीक है। तो रघुजी ने क्या बोला, मैं तुमको क्या बनाता हूँ, वायसराय बनाता हूँ। वायसराय के माध्यम से तुम क्या करोगे, शासन को चलाओगे। मतलब कि इनडायरेक्टली जो है परसोजी का राजपाट कौन संभाल रहे हैं, अप्पा साहब यहाँ पर संभाल रहे हैं। तो देखो क्या होता था, जैसे कि राजा के नीचे में वायसराय के नीचे में सूबेदार, ऐसा क्रम चलता था। अब अप्पा साहब क्या करता था, मनमाने कर लेता था, अपने हिसाब से जो ज़्यादा पैसा देगा उसको क्या करता था, वो सूबेदार बनाता था अप्पा साहब। जैसे कि पुराने पिक्चर में ठाकुर देखी होगी ना, लूटपाट, हत्या, आरोप ये सब करते हैं, रेप, ये वैसी था अप्पा साहब। अप्पा साहब वैसा ही व्यक्ति था। अब यहाँ से क्या हुआ, अप्पा साहब ने क्या किया, रघुजी द्वितीय के निधन होने के बाद, रघुजी द्वितीय का निधन हो गया 1816 में। 1816 में रघुजी द्वितीय का निधन होने के बाद अप्पा साहब ने क्या किया, इसने सोचा कि यार रघुजी द्वितीय है नहीं है, परसोजी द्वितीय को मरवा देता हूँ, मरवा के मैं क्या कर जाऊँगा, शासन बन जाऊँगा। और उसने वैसा ही किया, अंग्रेजों के माध्यम से गुप्त संधि कर उसने क्या किया, परसोजी को मरवा दिया, गला घोट के मरवा दिया भाई परसोजी भोसले को। देख रहे हो, इस व्यक्ति ने अपने भाइयों को मरवाया, इसका पुत्र ने इसने मार दिया। देख रहे हो, ये ऐसा चलता है भाई क्रम। अब यहाँ पर अप्पा साहब ने परसोजी भोसले को मरवा के क्या किया, राजा बन गया। 1817 में परसोजी भोसले का निधन हो गया। निधन होने के बाद 1816 से लेकर 1818 तक अप्पा साहब क्या बन गया, राजा बन गया, राजपाट संभाला। अब परसोजी भोसले का एक संतान था भाई, जिसका नाम था रघुजी तृतीय। क्या नाम था, रघुजी तृतीय। अब रघुजी तृतीय छोटा था, वयस्क था, छोटा बालक था, शिशु था। तो अप्पा साहब अंग्रेजों के बीच में समझौता हुआ। देखो यहाँ पर अंग्रेज क्यों आ गए बीच में, अंग्रेज का बीच में आने का कारण ये था कि अंग्रेज का प्रभुत्व जो था छत्तीसगढ़ में, भारत में दिन पर दिन बढ़ते चला जा रहा था। अंग्रेजों ने अप्पा साहब के बीच समझौता हुआ, संधि हुआ कि एक काम करते हैं, एक संधि करते हैं। संधि के तहत रघुजी तृतीय जब 18 वर्ष के हो जाएंगे, वयस्क हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे, तब पूरा शासन किसको मिल जाएगा। लेकिन तब तक शासन कौन करेगा, अप्पा साहब। अप्पा साहब अभी कर रहे हैं, ठीक है। अप्पा साहब 1818 तक शासन किया। फिर आगे चल के सीताबढ़ी के युद्ध में ये भाग गया भाई, ये राजपाट शासन क्या किया, छोड़ के निकल गए ये अप्पा साहब। फिर बाद में मारा भी गए, जो भी है। अब निधन होने के बाद अप्पा साहब के जाने के बाद अब 18 साल का तो हुआ ही नहीं है, कौन, रघुजी तृतीय। अप्पा साहब भी निपट गया, चला गया। तब यहाँ पर क्या किया, रघुजी तृतीय के 18 वर्ष से पहले तक, जब तक नहीं होगा संधि के तहत 12 वर्षों तक शासन, सुबह शासन के बाद किस में चला गया, 1818 से 1830 तक 12 वर्षों तक ब्रिटिश अधीन मराठा शासन हुआ। इसका शासन होने के बाद
जब रघुजी तृतीय 18 वर्ष के हो गए तब उसके बाद पूरा शासन किसको दे दिया गया? रघुजी तृतीय को दे दिया। फिर 1854 में 53 में उनका निधन हुआ। निधन होने के बाद पूरा ब्रिटिश के अधीन पूरा चला गया कौन? छत्तीसगढ़। फिर 1857 का विद्रोह, 1947 पूरा जो जाएगा पूरा ब्रिटिश 200 वर्षों तक शासन किया। तो ये पूरा कहानी है भाई, देख लो भाई कौन कौन शासन किया। पहले बिंबाजी भोसले, फिर उसके बाद चिमन जी, फिर यंको जी, यंको जी के बाद कौन आपका परसो जी, परसो जी के बाद कौन आपका अप्पा साहब, अप्पा साहब के बाद रघुजी तृतीय। ठीक है, सूबेदारी देखो प्रत्यक्ष शासन के तहत सूबे आपका प्रत्यक्ष शासन में केवल बिंबाजी भोसले ने किया। हाँ रघुजी तृतीय, क्या जी? नहीं नहीं नहीं, ये रघुजी तृतीय का आएगा आपका, ठीक है। ये रघुजी तृतीय, पिछला बार मिस्टेक हुआ था, ठीक। हाँ हाँ ये आ जाएगा रघुजी, तभी नाम रघुजी तृतीय आपका आएगा, ठीक है ना। किसका बोल रहे हैं? रघुजी तृतीय परसो जी का है, परसो जी का था, ठीक है ना। किसको? अप्पा साहब का क्या कहा, इसका बोल रहे हैं? नहीं नहीं भाई, ये वंशावली में नहीं आता है ना। चचेरा भाई था ना, अप्पा साहब वंशावली में आता ही नहीं वो। ये छत्तीसगढ़ और नागपुर में आना जाना इनका लगा रहता था, ठीक है ना। राजपाट उन्हीं को दिया जाएगा जो क्या होगा, वंशावली के अंतर्गत जो आए।